नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सबसे पहले बात बारिश, बाढ़ और बेबसी की। नेपाल में मूसलाधार बारिश के कारण सुपौल में कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। एक बार फिर कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है तो वहीं जिले के बिहुल नदी भी उफान पर है। जरौली निर्मली पथ पर खड़ग नदी का पानी तेजी से बह रहा है और जान जोखिम में डालकर लोग जरूरत के कामकाज को लेकर खतरनाक पुल पर आ जा भी रहे हैं। देखिए, नेपाल में बारिश हो रही है और बिहार में आफत है, क्योंकि नेपाल में हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर जो है लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोसी नदी की बात करें या फिर दूसरी नदी की, तो यहाँ जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और सुपौल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग देखिए जान जोखिम में डालकर नदी के ऊपर से, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है नदी का, लेकिन उसके बावजूद ये लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ से आना जाना भी कर रहे हैं, क्योंकि रोजमर्रा का काम है, जरूरत के सामान लाने हैं, तो इन्हें घर से निकलना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ी भी लापरवाही हुई तो इनकी जान भी जा सकती है। चाह रहे हैं, बहुत परेशानी है। 4 रोज से पानी हेल के नहीं होता है तड़पने के लिए, तो बाल बच्चा टपाता है तब आते हैं बाहर। और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ खड़ग नदी 1 हफ्ते से पानी तबाही मचा रखी है। पुल सड़क जितने भी हैं सब डूब गए हैं। यहाँ आने जाने में बहुत कठिनाई हो रही है। यहाँ का लोग 25 सबको पकड़ पकड़ कर इस पार उस पार कर रहे हैं और लगभग 5000 एकड़ जमीन का फसल बर्बाद हो गई है। विधायक अनुरुद्ध बाबू से हम लोग अपील किए थे, जिसमें स्वीकृति कर दी गई है पुल के। इधर नेपाल में भी लगातार बारिश की वजह से इसका असर जो है इसके सीमावर्ती इलाकों में देखा जा रहा है। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सदर प्रखंड के कई पंचायत के गांव में पानी घुस गया है। गांव टापू में तब्दील हो गया। कहीं आने जाने के लिए अब नाव हुई एकमात्र सहारा बचा है। लोगों के मुताबिक नाव वाले किराया भी अपने मनमाने तरीके से वसूलते हैं। देखिए हमारे सहयोगी दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। खगड़िया में कोसी नदी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ये हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके कारण बाढ़ से जो ये पूरा इलाका है वो काफ़ी प्रभावित हो चुका है। ये जो गांव है वो मोरकाही गांव है, सिमराहा और जो बेल्लौर गांव होता है वो चारों तरफ से घिर चुका है यहाँ पर। और देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी आवागमन को लेकर के हो रही है। जो नाव है उसके सहारे लोग आवागमन कर रहे हैं यहाँ पर, और धीरे धीरे ये लोगों की परेशानी भी बढ़ते जा रही है। जिस तरह से कोसी नदी और बागमती नदी उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो ये जो निचले इलाका है वहाँ पर पानी धीरे धीरे फैलते जा रही है और सबसे ज़्यादा परेशानी आवागमन को लेकर के हो रही है। कुछ लोग हैं, उनसे हम ये बात करते हैं। परेशानी देखते हैं, मुद्रा में हर साल पानी हो जाता है, तो इसलिए पानी मुद्रा का या बलौर का हर जगह जो इधर एरिया का हर आदमी परेशानी हो जाते हैं। छोटे बड़े सब आदमी गरीब है इधर का ज़्यादा, इसलिए परेशानी बुझाते हैं। नाव से परेशानी और पैदल भी परेशानी होते हैं, और ज़्यादा पानी की वजह से हर आदमी परेशान में रहते हैं। परेशानी नहीं छै तो की छै, ला से है ला वाला हो 10 गो 20 गो रुपा ले छै, तब तब्बे छै, नहीं हो छै नहीं तब्बे छै, तब लोग पानी में जाय छै डूब मर के। यहाँ सरकारी काम ला में के देने छै, कोई नहीं सरकारी देने छै ला हो, तो डर नहीं लगे छै। पैसा से जाय छै, नहीं रहे छै पैसा पर बैठल रहे छै यहाँ। तो साफ तौर पे देख सकते हैं आप कि ये खगड़िया का सदर प्रखंड का ये पूरा इलाका है, जहां पर जिस तरह से धीरे धीरे नदी की जो जलस्तर है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। वैसे में समझा जा सकता है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनके लोगों को आवागमन से लेकर के कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और चलिए अब समस्तीपुर का हाल जानते हैं। समस्तीपुर में बहने वाली तमाम नदियां जो है वो खतरे के निशान से ऊपर है। सबसे ज्यादा परेशानी कल्याणपुर इलाके में है। बागमती नदी के उफान से नामपुर गांव के लोगों का शहर से संपर्क कट गया। लोग नाव के जरिए आवाजाही कर रहे हैं। नाव पर भी ओवरलोडिंग होती है, जिससे हादसे का डर हमेशा बना रहता है। तो समस्तीपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। शहर से संपर्क कट गया कई गांवों का। बागमती नदी जो यहां उफान पर है और कल्याणपुर में सबसे ज्यादा तबाही मची है। लोग आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं और ये नाव ओवरलोडेड भी होती है, जिससे
कहीं कभी न कभी हादसे की आशंका बनी रहती है। तो लोगों की बेबसी का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आप लगा सकते हैं कि कैसे बेबस है लोग। इंसान तो इंसान, मवेशियों को भी ऐसे ही पानी में नदी पार करना पड़ रहा है, ऐसे पानी से होते हुए, और रोजमर्रा के लिए लोगों को अपने घरों से बाहर भी निकलना पड़ रहा है, और ऐसे में नाव एकमात्र सहारा इनके लिए। तो देखिए, समस्तीपुर में बागमती नदी उफान पर है और सबसे ज्यादा तबाही कल्याणपुर में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं समस्तीपुर के कल्याणपुर की, जहां पानी इतना ज्यादा है कि शहर से संपर्क टूट गया कई गांव का, क्योंकि बागमती नदी जो है कहर बरपा रही है, उफान पर है। और लोगों की परेशानियों का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगाए, कैसे लोग अपने सामान को पानी से बचाने के लिए खुद पानी में घुटनों भर, कंधे तक अंदर जाकर बाहर निकल रहे हैं, कैसे पानी में जा रहे हैं और अपने सामान को लेकर बाहर जा रहे हो। और नाव की सवारी को देखकर आप अंदाजा लगाइए, ओवरलोडेड ये नाव है और मजबूरी इससे ही सवारी करनी है। और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं, समस्तीपुर से मुकेश है, बेतिया से प्रफुल्ल और मुकेश भी जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। समस्तीपुर का क्या हाल है, हम जानना चाहेंगे आपसे, क्या स्थिति है वहां पर? जी, समस्तीपुर में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की बात करें तो कल्याणपुर प्रखंड का क्षेत्र होता है, बिथान होता है और सिंघिया का क्षेत्र होता है। फिर गंगा के प्रभाव वाले क्षेत्रों में मोहिउद्दीन नगर, मोहनपुर और विद्यापति नगर का इलाका था। और अभी तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही। और मैं तस्वीर के जरिए आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये बूढ़ी गंडक का इलाका है और यहाँ पर घरों की स्थिति आप देख सकते हैं। जो किनारे बसे हुए लोग थे, करीब 100 की संख्या में घर है यहाँ पर, जो पानी में डूब गए हैं, जो बांध के किनारे रह रहे थे। और वह पूरा इलाके में जो रहने वाले लोग हैं वो इस वक्त बांध पर शरण लिए हुए हैं। और ये तस्वीर जो बांध के ऊपर शरण लिए हुए लोग, और यहीं पर उनका जीवन चल रहा है। जो बांध के नीचे रह रहे थे, उनका परिवार, पूरा परिवार इस वक्त कहे तो बांध के ऊपर शरण लिए हुए है। और कुल मिलाकर के अभी ये स्थिति है, जैसे जैसे नदियों का जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, लोगों की जिंदगी दुश्वार बनती जा रही है। और यहाँ पर जो खास करके कल्याणपुर का नामापुर गांव की तस्वीर अभी हमने दिखाई थी, जहाँ पर पूरी तरह से सड़क संपर्क भंग हो गया है और वहाँ पर एकमात्र साधन लोगों का नाव ही बचा है। और लोगों के द्वारा वहाँ पर प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा है। लोग डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ पर प्रशासन सहयोग करे और सरकारी स्तर पर जो नाव है उस नाव को चलवाया जाए। दिखाइए अपने दर्शकों को कि लोडिंग नाव कैसे चल रही है। बगहा से मुन्ना राज भी हमारे साथ जुड़े हैं, मुन्ना का रुख करेंगे। मुन्ना, बगहा की क्या हालात हैं? क्या वहां भी ऐसी परेशानी देखने को मिल रही है? लोग क्या परेशान हैं? क्या उनको कोई मदद वहां मिल पाई है? जी अनूप, मैं आपको धानहा रतौल पुल के पास जो एक तटबंध टूट गया है, देखिए मुख्य सामने हम गंडक नदी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सामने गंडक नदी है और गंडक नदी में फिलहाल 2,80,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। और दूसरी तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसका जो गाइड बांध है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और लगातार यह देखिए करीब 200 मीटर का यह फासला है। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से आप लगातार यह फासला धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हालांकि जल संसाधन विभाग को बचाने में जरूर जुटी है, लेकिन बिल्कुल तस्वीरों को देखकर अंदाजा हम लगा सकते हैं। हालांकि थोड़ी तकनीकी खामियां आ रही हैं। बड़ा सवाल है। और बिल्कुल आप मुन्ना अपनी बात पूरी करें आप। पानी तटबंध जी अनूप, देखिए आगे रिहायशी इलाकों में बढ़ रहा है। अब तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि तमाम ऐसे इलाके हैं जो तेजी से जलमग्न हो रहे हैं। तो अभी मोहन टोला से लेकर तमाम ऐसे गांव भी है इन बीच, इस टापू के बीच में, जो पूरी तरह गंडक नदी के पानी से प्रभावित हो रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि लगातार बाढ़ पूर्व तैयारियां की जाती है, करोड़ों रुपए तटबंधों पर खर्च किए जाते हैं, बांध पर खर्च किए जाते हैं। और जल संसाधन विभाग बाढ़ से पूर्व यह सर्टिफिकेट देता है कि हमारे सभी बांध और तटबंध सुरक्षित है।
और हश्र यही होता है जो सामने तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा है। बिल्कुल हैरानी भी हो रही है कि लगातार दावे किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं बेहतर की गई हैं, बाढ़ की समस्या नहीं होगी, लेकिन लोग अब भी परेशान हैं। चलिए बेतिया से प्रफुल्ल भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रफुल्ल, दो जगह की तस्वीरें तो हमने देख ली, लोग यहां बारिश बाढ़ के बीच बेबसी में फंसे हुए हैं। बेतिया का क्या हाल है? क्या वहां कोई प्रशासनिक मदद पहुंच पाई? लोग वहां भी परेशान हैं क्योंकि आपके पीछे बाढ़ का पानी भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अनूप, यहाँ शव को जलाने के लिए जो आसपास के इलाके के लोग हैं उनको शव को जलाने के लिए यहाँ पे बनाया गया था घाट, जो भी पानी में डूब चुका। शव जलाने की भी जगह नहीं, हालात ऐसे हैं यहाँ पे, पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है और हालात जो है और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी नदियां जो है वो उफान पे आ चुकी हैं और पहाड़ी नदियां कल से ही रौद्र रूप धारण कर चुके हैं। पंडई नदी की बात करें, क्योंकि नेपाल से लगातार बारिश होने के बाद पहाड़ी नदियां उफान पे है और जिले के गंडक के बाद सिकराना नदी का कहर जो है इन इलाकों में ज्यादा देखने को मिलता है। सिकराना की मार जो है हर साल यहाँ पे लोग झेलने को मजबूर रहते हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक कार्रवाई, कोई प्रशासनिक मदद यहाँ पे लोगों को नहीं मिलती है। हालत ये है अनूप की लोग जो है या कई ऐसे इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं और जलमग्न है, लेकिन प्रशासन उन्हें बाढ़ पीड़ित नहीं मानता है, क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है और ये हालात है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि पानी की रफ्तार जो है लगातार तेज होती जा रही है और लगातार पानी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। देर शाम तक उम्मीद की जा रही है कि फिर से एक बार बाढ़ की विभीषिका लोग झेलेंगे। जिस रफ्तार से पानी का जो बहाव है वो तेज हो रहा है, सिकराना नदी में उफान आ रहा है और पहाड़ी नदियां जितनी भी है, पंडई हो या हरबोरा हो, सब नदियों में लगातार उफान है और लगातार जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। इसी प्रशासनिक तैयारी की बात करूँ तो प्रशासनिक तैयारी कल हवाई सर्वेक्षण जरूर किया गया था, लेकिन धरातल पे जो है वो प्रशासनिक तैयारी कहीं कुछ दिख नहीं रही है। लोग हाहाकार मचा है लोगों में और लोग जो है वो काफी परेशान है। यहाँ पे मैं लोग हैं मेरे साथ, हम उनसे बात भी करना चाहेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ पे बाढ़ का। यहाँ बाढ़ की स्थिति से बहुत भयानक स्थिति है। यहाँ जो अभी हम जहाँ खड़ा है ये अकड़ाहा नदी है। नदियों की बात करें तो अकड़ाहा नदी, सिकराना नदी, कोणा नदी सब उफान पे है और लोगों की स्थिति जो दयनीय हो चुकी है। लोग पाल तान करके, प्लास्टिक तान करके और रहने को मजबूर है। यहाँ लोग पाल तान करके रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन से कोई जो हर तरफ बर्बादी की तस्वीरें नजर आ रही है। हम आपको समस्तीपुर, बगहा और बेतिया की तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसे लोग परेशान हैं। बारिश, बाढ़ और बेबसी की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कैसे लोग परेशान हैं और उनकी जिंदगी कैसे चल रही है। बढ़ते आगे, समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बूढ़ी गंडक का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 2 फीट ऊपर बताया जा रहा है। ऐसे में स्लुइस गेट से नदी के पानी का रिसाव शुरू हो गया है और अब ये पानी जो है शहरी इलाकों में घुस गया है। दुकानों के बाहर सड़कों पर पानी आ गया है और लोग अब परेशान हो रहे हैं। और इधर देखिए, बगहा में गाइड बांध टूट गया है। मधुबनी प्रखंड के दनहा रतवल गौतम बुद्ध सेतु से पश्चिम मोहन टोला तक जाने वाली गाइड बांध आज पानी के दबाव से ध्वस्त हो गया। इलाके में फंसे लोगों को वहां से बाहर निकाला गया और साथ ही बांध की मरम्मती का काम भी शुरू कर दिया गया है। इधर मोतिहारी के मधुबन में बाढ़ में फंसे एक शख्स का एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। दरअसल एनडीआरएफ की टीम गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद इलाकों में बोट के जरिए गश्ती कर रही थी, तभी बाढ़ में फंसे एक शख्स की ओर से बचाने की गुहार लगाई गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अपनी जान बचाने के लिए एक शख्स पानी के बीच पेड़ पर चढ़ा हुआ था और तभी गश्ती की टीम वहां आ गई और बाढ़ में फंसे शख्स तक वो पहुंचती और उसे सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जाता है। इधर चंपारण में बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है, जिसके बाद आपदा प्रबंधन, परिवहन और कृषि विभाग के सीनियर अधिकारियों ने संयुक्त रूप से इलाके का हवाई सर्वेक्षण किया। टीम में कृषि विभाग के निदेशक आदेश तेतरमारे भी शामिल थे। इनके साथ पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षक कपिल अशोक और पश्चिमी चंपारण के डीएम कुंदन कुमार ने भी बाढ़ से हुई तबाही को करीब से देखा। पूर्वी चंपारण की 61 पंचायतों के 144 गांवों की करीब 6.25 लाख आबादी जो है बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ से पूर्वी चंपारण में 229 सड़कें तबाह हो गई हैं, जबकि 6900 हेक्टेयर में लगे धान के बीज का नुकसान हो गया है। और बिहार में कृषि के क्षेत्र में बड़ी क्रांति होने जा रही है। जल्दी बिहार के बाजारों में नैनो लिक्विड यूरिया उपलब्ध होगा।
कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने नैनो यूरिया की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की। नैनो यूरिया फसल उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण में नया कीर्तिमान हासिल करेगा। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के हाथ में दिख रहा ये छोटा सा डिब्बा वाकई जादुई डिब्बा है। आपको यकीन नहीं होगा कि 400 ml का ये छोटा सा डिब्बा एक बोरा यूरिया से भी ज्यादा प्रभावशाली है। ये अलग इसलिए है, नीचे ये अलग इसलिए है, ठीक है, ये 500 मिलीलीटर का लिक्विड है। इस डिब्बे के अंदर जो लिक्विड है वो यूरिया ही है, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म रूप में, जिसे पौधों की जड़ में नहीं बल्कि पत्तियों पर छिड़काव करना होता है। और इसके बाद ये जो प्रभाव दिखाएगा उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। आइए जानते हैं कि क्या है नैनो लिक्विड यूरिया और क्या है इसकी खासियत। नैनो लिक्विड यूरिया उच्च क्षमता वाला खाद है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पौधों को पोषण देता है, परंपरागत नाइट्रोजन यूरिया का बेहतर विकल्प है, कृषि में पारंपरिक उर्वरक प्रबंधन का बेहतर विकल्प देता है। 45 किलो यूरिया की जगह 400 ml नैनो यूरिया पर्याप्त है। यूरिया के असंतुलित और अंधाधुंध प्रयोग को कम करता है। यह अधिक फसल उत्पादन को बढ़ावा देता है। इससे नाइट्रोजन का बेहतर उपयोग होता है। यह मिट्टी, जल और पर्यावरण प्रदूषण कम करता है। पौधे यूरिया का पूरी तरह उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे इनका ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो जाता है। ये मिट्टी, जल और वायु को प्रदूषित करते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। नैनो यूरिया यूरिया के दानों की तुलना में अत्यंत सूक्ष्म लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। ये समान रूप से पौधों के विभिन्न भागों में फैलकर अनुकूल प्रभाव दिखाता है और पौधों को पोषण प्रदान करता है। इसका छिड़काव पत्तियों पर किया जाता है, जो पत्तियों में मौजूद स्टोमेटा में आंतरिक क्रिया द्वारा पौधों में जरूरत प्रोटीन, अमीनो एसिड के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है और धीरे धीरे पौधों की जरूरत के अनुसार उपलब्ध होता है। बेहतर परिणाम के लिए इसका पहला छिड़काव पौधों के बढ़ने के समय और दूसरा छिड़काव पौधों में फूल आने के समय किया जाना चाहिए। 400 ml की एक बोतल नैनो लिक्विड यूरिया से एक बैग यूरिया की कमी की जा सकती है। इससे न सिर्फ फसल का बेहतर उत्पादन होगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण भी होगा। इसका उपयोग अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जियों, फलों, घास जैसी सभी प्रकार की फसलों में किया जा सकता है। जहां तक कीमत की बात है तो 500 ml के पैक की कीमत 240 रुपए है। फिलहाल इस पर कोई सब्सिडी नहीं दी जा रही है। इसके लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता हो, लेकिन चूंकि यह अनुदानित फर्टिलाइजर नहीं है, इसमें भारत सरकार या राज्य सरकार का कोई अनुदान नहीं, इसलिए इसको पॉस मशीन पे चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस क्रांतिकारी उत्पाद को बनाया है सहकारी संस्थान IFFCO के NBRC कलोल ने, जो कृषि उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नई क्रांति लेकर आया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार ये सुर्खियां उनके नए उद्योग की शुरुआत को लेकर है। एलआर यानी लालू राबड़ी ब्रांड से तेज प्रताप यादव ने नया उद्योग शुरू किया। एलआर ब्रांड के तले हर्बल अगरबत्ती, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और साबुन बनाए जाते हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स लालू के उसी खटाल में बनाए जा रहे हैं जहां कभी लालू यादव गाय पाला करते थे। दानापुर में बाकायदा इसका एक शोरूम भी खुला है। बांसुरी बजाने वाले तेज प्रताप यादव अब अगरबत्ती बेचने लगे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेज प्रताप को लेकर ये चौंकाने वाली खबर बिहार के पटना से आ रही है। जानकारी मिली है कि तेज प्रताप अब अगरबत्ती बेचने लगे हैं। अगर उनके अगरबत्ती बेचने की खबर से आप हैरान हैं तो ये बात आपको और चौंका देगी कि अगरबत्ती का नाम उन्होंने अपने माता और पिता के नाम पर लालू राबड़ी अगरबत्ती रखा है। लालू यादव के बड़े बेटे और आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव सियासत में कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा सके तो बिजनेस की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, लेकिन उनके कारोबार में भी राजनीतिक छवि नजर आ रही है। तेज प्रताप यादव ने अगरबत्ती बनाने और बेचने का कारोबार शुरू किया है।
उनकी अगरबत्ती भले ही बाकी अगरबत्तियों जैसी दिखती हो, लेकिन इसका नाम बिल्कुल अलग है। अगरबत्तियों को मार्केट में चर्चा का विषय और बिकाऊ बनाने के लिए उन्होंने इसका नाम रखा है LR, यानी लालू राबड़ी अगरबत्ती। इन अगरबत्तियों को लेकर दावा किया जा रहा है कि ये प्राकृतिक तरीके से बनाई गई हैं, यानी केमिकल रहित। तेज प्रताप यादव अपने पूजा पाठ करने के तरीकों को लेकर कई बार चर्चा में रह चुके हैं। कभी वो सर पर मोर मुकुट लगा करके बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ले लेते हैं, तो कभी माथे पर त्रिपुंडी चंदन लगाकर रुद्राक्ष पहनकर खुद को भोलेनाथ का भक्त बताते हैं। बहरहाल तेजस्वी को राजनीति का अर्जुन और स्वयं को कृष्ण बताने वाले तेज प्रताप का नया जो कारोबार है वो भी पूजा पाठ की चीज को लेकर ही है। दावा ये है कि ये अगरबत्ती लालू प्रसाद यादव के गौशाला में तैयार की जाती है और इन अगरबत्तियों के नाम भी बहुत ही दिलचस्प हैं। दावा किया गया कि तेज प्रताप यादव ने अपनी अगरबत्तियों के नामों पर भी काफी मेहनत की है। उन्होंने हर अगरबत्ती का नाम कृष्ण से जुड़ा हुआ रखा है, जैसे कृष्ण लीला अगरबत्ती, बरसाना, सेवा कुंज, विष्णुप्रिया और निधिवन। वैसे तेज प्रताप यादव का अंदाज हमेशा ही हैरान करता है। अपने इसी अंदाज से वो सियासी विरोधियों के निशाने पर भी रहते हैं, लेकिन उनका दावा है कि वो विरोधियों की परवाह नहीं करते। बहुत सारे लोग हंसने का काम करते हैं, मेरा मजाक उड़ाने का काम करते हैं। पिताजी भी जब बोलते थे तो बहुत सारे लोग, जो विरोधी लोग जो थे, सब मजाक उड़ाने का काम करते थे कि गांव पे भैंस चराने वाला, सूअर चराने वाला, भेड़ बकरी चराने वाला यहाँ पे नेता बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग निशाना साधने का काम करते थे। तेज प्रताप दावा करते हैं कि वो अपने पिता के अंदाज को विरासत के तौर पर आगे ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि बोलने के अंदाज से लेकर कुछ हटकर करने की उनकी कोशिश अक्सर दिखाई दे जाती है। तेज प्रताप यादव ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का नाम लेकर अपनी अगरबत्तियों की ब्रांडिंग भले ही कर ली हो, लेकिन वो इसे लेकर के विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। विरोधियों का ये कहना है कि तेज प्रताप राजनीति में नहीं चल सके और इसके कारण अब वो अगरबत्तियों का कारोबार कर रहे हैं। वहीं तेज प्रताप यादव का ये कहना है कि उन्हें इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, राजनीति और विरोध के वो ऊपर आ चुके हैं और अब जो भी उन्हें पसंद आता है वही करते हैं। इस वक्त और इस बुलेटिन में इतना ही।